चलिए, अब आज की क्लास से हम लोग अपना सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो फाउंडेशन का एग्जाम जो स्टूडेंट अभी दे के आए हैं, उनको ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। रिजल्ट जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आपका थोड़ा डिले रहने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर इस बार ऑफलाइन पेपर हुए हैं, तो रिजल्ट का आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वजह से जितना अर्लीस्ट पॉसिबल आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो जितना जल्दी आपने अभी बेस्ट स्टार्ट किया है, उतना जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा और रिवीजन और टेस्ट में आपको मदद मिलेगी। कुछ वीडियो हमने कल की क्लास तारीख में अपलोड करा था, उसको अगर आप देखेंगे तो मैंने उसमें भी सारी बातों को बताया है। तो आज की क्लास को अपन टाइम वेस्ट करते हुए करे बगैर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं पहले इस चैप्टर सब्जेक्ट मैटर के बारे में, क्या सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, क्या सारी चीजें इसमें रहने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले आज की इंट्रोडक्शन क्लास में आपके सामने बात करूंगा कि हम अपने सब्जेक्ट मैटर के अंदर क्या टॉपिक और क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अपना पढ़ने के तरीके में क्या क्या चीजों की कवरेज रहने वाली है, एग्जाम का पेपर पैटर्न अपना क्या रहेगा, और पढ़ने का प्रोसेस अपने को कैसे रखना है। देखो, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप इंटरमीडिएट एग्जाम के अंदर आए हैं, मतलब आप देने वाले हैं अब, तो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में जो फर्क है वो बहुत बड़ा फर्क है। तो फाउंडेशन एग्जाम के अंदर आपने जो एफर्ट करे हैं, जो आपने डिफिकल्टी लेवल देखा है, उससे कई ज्यादा आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट में देखने को मिलेगा। तो इसकी प्रिपरेशन करने का तरीका, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, क्लास के दौरान मैं ये सारी बातों को डिस्कस करता रहूंगा, पर इंट्रोडक्शन क्लास में कुछ सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको जरूरी है जानना और समझना। चलिए, हम पहले तो बात करते हैं अपने क्या क्या सारी बातों को अपन समझेंगे। एक सेकेंड। चलिए, हम आगे की बात करते हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज की इंट्रोडक्शन क्लास में अपन को क्या क्या चीजें समझनी है, उसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, कि क्या क्या टॉपिक्स आप इस पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूं कोर्स कवरेज की। कोर्स कवरेज में क्या क्या सारी चीजें रहेंगी, किस तरीके से हमको पढ़ना होगा। तीसरा पॉइंट, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहेगा। और फोर्थ वन, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी किस तरीके से हमको बनानी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैं इन सारी बातों को डिस्कस करता हूं। तो हम सबसे पहले पॉइंट नंबर वन बात करते हैं अपने सिलेबस की, सब्जेक्ट मैटर की, कि कौन कौन से टॉपिक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, इस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका स्टडी मटेरियल है, उसमें मैं बात करता हूं कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ेंगे। देखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो आपका मॉड्यूल है, वो किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसको अपन देखते हैं। देखो क्या सारी बातें हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का, जो कि 15 मार्क्स की कवरेज रखेगा। 15 मार्क्स की कवरेज में अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, आप इसके डिटेलिंग यहां पर देखें। अकाउंटिंग फंडामेंटल के अंदर देखिए क्या बात बताई गई है। फ्रेमवर्क है बेसिक अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम यानी बेसिक अकाउंटिंग, जो कि जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, इनसे रिलेटेड बातें कर रहा है ये भी। इसके अलावा ये जनरल एंट्री क्या हो गई, कैश बुक, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के रिगार्डिंग, डेप्रिसिएशन, ये सारी बिल्कुल बेसिक बातें हैं। यानी कुल मिलाकर के पहला चैप्टर जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में जो आपको बता रहा है, वो उस बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बता रहा है जो कि आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। मोटे तौर पर बेसिक अकाउंट्स, प्रिंसिपल, जो रूल्स होते हैं, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन से रिलेटेड, उसके बारे में, जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, ये सारी बातें। तो ये बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट आपका 15 मार्क्स का रहेगा।
जनरल तौर पे बच्चा क्या करता है, इन सारी चीजों को प्रायोरिटी नहीं देता, पर एग्जाम के अंदर पूछी जरूर जाती हैं। मैं इसमें आपको बता देता हूं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल हमेशा एग्जाम में 100% पूछा जाता है। बीआरएस का सवाल भी आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, जिसमें एक्सपेंडिचर रिसीप्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हालांकि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, किस पे कितना वेटेज देना है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले तो अपन सिलेबस को जानते हैं कि क्या सिलेबस अपन पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड आपका जो है वो है बी सेक्शन, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में। देखिए इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। देखिए मैं आपको एक और डिस्क्लेमर बात बताता हूं कि आपने जितनी भी अकाउंटिंग अब तक 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर या सीएमए फाउंडेशन लेवल पर पढ़ी है, ये सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जितने भी मैं आपको अभी समझा रहा हूं, सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़े एडवांस लेवल पर आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो उतना नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सपोज एक मैंने लिया बिल ऑफ एक्सचेंज लिया। बिल ऑफ एक्सचेंज आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, सीएमए फाउंडेशन लेवल पर भी पढ़ा है, लेकिन आपने वो क्वेश्चन का जो लेवल आपने वहां पर देखा है वो बहुत आसान लेवल था। उससे ज्यादा अच्छा और डिफिकल्ट लेवल आपको यहां देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि अकोमोडेशन ऑफ बिल। समझते हैं आप अकोमोडेशन ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन ऑफ बिल का मतलब होता है जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए लिखा जाता है। जनरली हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को कैसे समझते हैं कि साहब एक सेलर पार्टी है, एक परचेजर पार्टी है। सेलर ने किसी परचेजर को माल उधार में बेचा, उसके अगेंस्ट में बिल लिखा, परचेजर ने एक्सेप्ट कर लिया। एक सर्टेन टाइम के बाद परचेजर ने पेमेंट किया और बिल खत्म हो गया। इसमें बैंक से डिस्काउंट कराना, इसके अलावा बिल का डिसऑनर होना, बिल को ट्रांसफर करना, ये बहुत सारे अलग अलग केसेस अपन पढ़ते हैं। इसके अलावा आगे जाकर के एक एडवांस कंसेप्ट आता है अकोमोडेशन बिल। ना तो कोई सेलर है ना कोई परचेजर है, दोनों ही पार्टी म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बिल लिखती हैं और इसके हिसाब से ट्रांजैक्शन करती हैं। क्या सारी बातें जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा, बट मेरा अभी बताने का सिर्फ क्या प्रायोरिटी है, क्या उद्देश्य है कि आप जो भी यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ेंगे इंटरमीडिएट लेवल पर, वो 11 12th और फाउंडेशन लेवल से एडवांस लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए इसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी के अंदर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट आप पढ़ के आए हैं, जॉइंट वेंचर भी आपने फाउंडेशन के अंदर देखा होगा। इसके बाद आते हैं सेक्शन सी पर, जिसमें लिखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहां पर आप तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे। तीन टॉपिक में एक तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे इसके बारे में समझेंगे। दूसरा चैप्टर आपका रहेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, एनपीओ का चैप्टर। तीसरा आपका रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने से रिलेटेड तीन प्रकार के आप यहां पर चैप्टर पढ़ेंगे। तीनों चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना सिखाएंगे, पर तीनों का बिजनेस सिनेरियो अलग अलग होगा। मतलब कैसे? सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको बताया यहां पर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो कि नॉर्मली ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट हर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए बनाना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। कोई सा भी बिजनेस हो, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तो हर बिजनेस बनाता ही बनाता है। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है ना? इसके बाद मैंने दूसरा बिजनेस फॉर्म लिया है, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज होते हैं। ऐसी संस्थाएं जो समाज के कल्याण के लिए काम करती हैं, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में कैसे बनाती हैं। तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, बैलेंस शीट बनती है। पर यहां पर कॉम्प्लिकेशन बहुत अच्छे लेवल का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एडवांस लेवल आपको देखने को मिलेगा एनपीओ के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। केवल चैप्टर्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, क्या चैप्टर्स किस बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये चैप्टर आपने कभी नहीं पढ़ा है। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इस तरीके से दे देता हूं कि कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि एक प्रॉपर अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकते इनसफिशिएंट फंड्स होने के कारण से। तो वो अपनी अकाउंटिंग क्या करते हैं, रफ रिकॉर्ड करते हैं, कच्चे में रिकॉर्ड करते हैं। अब
आपने एक रफ को कि छोटा व्यापारी आदमी होगा तो वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर पाएगा, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होगी या उसके पास इतने फंड्स नहीं होंगे जिसके लिए वो एक बढ़िया अकाउंटेंट हायर करे जो कि उसकी अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सके। तो ऐसे केसेस में बिजनेसमैन क्या करते हैं, डायरी के अंदर एक छोटा सा कॉलम बनाते हैं कैश का, एक बैंक का कॉलम बनाते हैं, एक उधारी का कॉलम बनाते हैं कि किस व्यक्ति को कितना उधार माल बेचा, कितना कैश आया आज के दिन में, कितना बैंक के थ्रू आया या कितना पेमेंट गया, कितना खर्चा गया। तो मोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स रफली वो क्या करते हैं, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक के पास लोन लेने जाता है। बैंक वाला लोन देने से पहले बोलता है साहब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ला करके दिखाओ, पर व्यक्ति क्या बोलेगा, साहब मैंने तो अपनी अकाउंटिंग कच्चे में रिकॉर्ड करी है। तो अब बैंक वाले का डिसीजन क्या होता है, बैंक वाला बोलता है साहब अपने आप जो भी अकाउंटिंग कर रखी है ना, आप एक प्रोफेशनल के पास जाओ, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करने का काम करेंगे। मतलब इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से वो आपके एक्चुअल ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना करके बताएंगे और उसको ला करके आप मुझे दिखाओ, उसके बिहाफ पे मैं आपको लोन प्रोवाइड करूंगी। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के आपके इनकम्प्लीट या कच्चे रिकॉर्ड्स को पक्के रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करने का काम कैसे आपको करना है, वो सारी बातें आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। मैं आपको बता देता हूं, एनपीओ का चैप्टर और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। 8 नंबर से 10 नंबर का सवाल एग्जाम में आता है, 100% एग्जाम में आता है। ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन डी, जो कि आपका चैप्टर है पार्टनरशिप को लेकर के। 12th क्लास की अकाउंटिंग में हमने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ी है। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग जितना हमने 12th क्लास में पढ़ा है वो तो सारा है ही, इसके अलावा कई सारे एडवांस टॉपिक भी यहाँ पर हैं। क्या क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर आपने पढ़ा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म इंक्लूडिंग द पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां तक तो आपने पढ़ रखा है। इसके अलावा अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दो पार्टनरशिप फर्म अमालगमेट होती हैं, जुड़ती हैं, तो उनकी अकाउंटिंग सिस्टम कैसे जोड़े जाएंगे, ये नया टॉपिक आप यहां पर पढ़ेंगे। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू अ कंपनी, किसी पार्टनरशिप फर्म का कंपनी में कन्वर्ट होना या किसी कंपनी के द्वारा किसी पार्टनरशिप फर्म को खरीदना का प्रोसेस और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो सब आप यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके अलावा अकाउंटिंग ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, पार्टनरशिप अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ सेटअप होती है, लेकिन कई पार्टनरशिप फर्म ऐसी होती हैं जो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ सेटअप होती हैं, उनको हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। तो इसका मतलब यहां पर बात क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ एलएलपी की कैसे होगी, इसके बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। तो ये कुछ 3-4 टॉपिक हैं जो कि एडिशनल हैं, जो कि आपने नहीं पढ़े और आपको यहां पर पढ़ने होंगे। ठीक है क्या? इसके बाद आते हैं सेक्शन ई पर। सेक्शन ई है आपका लीज, ब्रांच और डिपार्टमेंट अकाउंट्स के रिगार्डिंग। सुनना ध्यान से मेरी बात, यहां पर ये 4 चैप्टर किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं केवल आज की क्लास में इंट्रोडक्शन है और कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर मैं स्टार्ट करूंगा वो कल की क्लास से स्टार्ट करूंगा। सिर्फ आज की क्लास में पूरे चैप्टर का या पूरे सब्जेक्ट मैटर का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। ठीक है ना? चलिए समझना आप ध्यान से। इसके अलावा मैं बात करता हूं साहब लीज, ब्रांच और डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में। सबसे पहले बात करते हैं लीज अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, दो प्रकार की लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनना मैं क्या बात बोल रहा हूं। हमारे इंडिया के अंदर, भारत देश में जितनी भी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपको समझाई जाती है, बताई जाती है, वो सभी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी डायरेक्टली रिलेट करती है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। आज तक आपने अपने जीवन में जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी है, किसी भी टीचर ने आपको वो अकाउंटिंग आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट करके नहीं बताई है। ये सभी अकाउंटिंग निकली कहां से है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कौन इशू करता है या कौन मेंटेन करता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है।
ठीक है ना? भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 बताए गए हैं, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आप पढ़ते हैं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, कुछ कंपनी अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट है वहां पर भी आप पढ़ेंगे, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप सीएमए फाइनल में जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं, और भी सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक आईसीडीएस और एक इंडेस और एक आईएफआरएस, ये अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं। जैसे मैं आपको बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अब फ्यूचर में रिप्लेस किया जा रहा है इंडेस से। इंडेस करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नई परिभाषा बताई गई है। अब इंडेस जो है वो आप फाइनल में जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। कुछ इंडेस आप कंपनी अकाउंट्स के अंदर जरूर पढ़ेंगे, जो कि ग्रुप 2 के अंदर आने वाला है। एक मैंने आपको क्या बोला, आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। आईएफआरएस के भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी आप सीएमए फाइनल में जाके पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं ये होते क्या हैं। जनरली मैं आपको, जब मैं अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा तो मेरे पढ़ाने के तरीके में क्या होगा, अगर कोई भी बात सब्जेक्ट मैटर के अलावा भी रिलेट करती है तो उसको भी अपन डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना? तो मैंने आपको दो वर्ड बोले हैं अभी, इंडेस के बारे में और आईएफआरएस के बारे में। ये क्या चीजें हैं इसके बारे में समझना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एडवांस बनाने के लिए इंडेस लाए गए हैं। और आईएफआरएस क्या है? आईएफआरएस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस किसी फॉरेन कंट्री के साथ कर रहे हैं, तो ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हैं, जो हर कंट्री के अंदर कॉमनली चलते हैं, वो अकाउंटिंग सिस्टम भी आपको पता होने चाहिए। तो कई अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं जो इंडिया क्या दुनिया में सब जगह चलती हैं कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सारी चीजें कहां बताई गई हैं, आईएफआरएस में। यानी अगर आपको किसी एक्स कंट्री के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना है और उसके अकाउंटिंग सिस्टम को आपको समझना है, तो उसको समझने के लिए आपको आईएफआरएस का ज्ञान होना जरूरी है। तो आईएफआरएस का ज्ञान आपको सीएमए फाइनल में जाकर के होगा, जिस वजह से आप किसी फॉरेन कंट्री के अकाउंटिंग सिस्टम को समझ सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये लीज अकाउंटिंग जो है वो एएस 19 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है, जो कि लीज अकाउंटिंग को परिभाषित करता है। और पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब चैप्टर आएगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लीज का मतलब क्या होता है? सवाल मेरा क्या है, लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब लीज पर देना, रेंट पर देना किसी भी चीज को। तो दो प्रकार की रेंटल सिचुएशंस बनती हैं। एक फाइनेंशियल लीज होती है, एक ऑपरेटिंग लीज होती है। क्या सारी बातें बाद में डिस्क्राइब करूंगा डिटेल के अंदर, पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है ब्रांच अकाउंटिंग, और एक चैप्टर आता है आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ब्रांच और डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या है, इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर अपना व्यापार बढ़ाना चाहती है तो कैसे बढ़ा सकती है? सुना ध्यान से क्या बात मैं बोल रहा हूं। जैसे आपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ी है, कहां पढ़ी है आपने? फाउंडेशन के अंदर। अगर कोई बच्चा बीकॉम पास करके आ रहा है तो भी उसने कहीं ना कहीं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ी होगी। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में बिजनेसमैन क्या काम करता है? अपनी सेल को बढ़ाने के लिए मल्टीपल लोकेशन पर एजेंट को हायर करता है, उस एजेंट को सामान भेजता है और बोलता है साहब इसको बेचो। बेच करके जितना भी सेल रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे, उस सेल रेवेन्यू पर मैं आपको कमीशन दूंगा। ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटरी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, 3 प्रकार के कमीशन दिए जाते हैं, तो मैं आपको कमीशन दूंगा। तो जब मैं बात कर रहा हूं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की, तो उसके अंदर एजेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। बात क्लियर है? सस्ता जुगाड़ है ये। सस्ता जुगाड़ मतलब आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करा, कोई आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करा, कोई आपने एम्प्लॉइज को हायर नहीं करा, और आसानी से आपने अपनी सेल को मल्टीपल लोकेशंस पर बेच दिया। क्लियर है क्या बात? ब्रांच अकाउंटिंग में क्या होता है, बड़ी कंपनियां अपनी ब्रांचेस मल्टीपल लोकेशंस पर बनाती हैं। मतलब एक बिल्डिंग खरीदेंगे, उसमें एम्प्लॉइज को हायर करेंगे, इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, गुड्स भेजेंगी, वो अपना मार्केट वहां पर डेवलप करेगा, फिर बेचना स्टार्ट करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब हो गया जब किसी कंपनी या हेड ऑफिस की मल्टीपल लोकेशंस पर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो अलग अलग ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे करनी है,
उस ब्रांच की अकाउंटिंग को हेड ऑफिस की अकाउंटिंग से कंसोलिडेट कैसे करना है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। तो इसमें एक तो इंडियन ब्रांच है, एक फॉरेन ब्रांच है। कई बार क्या होता है कि ब्रांच आप इंडिया के अलावा बाहर भी तो सेटअप कर सकते हैं। तो अगर फॉरेन कंट्री में आपने कोई ब्रांच ओपन करी है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। केवल मैं बिजनेस समझा रहा हूँ, कौन से बिजनेस है उसके रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग आपने करनी है। फिर मैंने दूसरा आपको बताया क्या, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। कई बिजनेस में क्या होता है, एक फैक्ट्री है, एक बिजनेस है, जिसमें कोई पर्टिकुलर फिनिश गुड्स बना करके मार्केट में बेचा जाता है। पर उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए 3 या 4 डिपार्टमेंट से होते हुए वो गुड्स जो है वो बनते हुए निकलते हैं और फिनिश गुड्स बन करके तैयार होता है। मान लीजिए रॉ मटेरियल है, एक डिपार्टमेंट के अंदर रॉ मटेरियल के ऊपर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, दूसरे डिपार्टमेंट पे उससे ज्यादा प्रोसेसिंग होती है, तीसरे डिपार्टमेंट पे और ज्यादा प्रोसेसिंग होती है, चौथे डिपार्टमेंट में वो फिनिश गुड्स बनता है। तो जब कोई प्रकार का गुड्स अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हुए निकलता है, तो डिपार्टमेंटल वाइज अकाउंटिंग आपको सेपरेटली कैसे करनी है, ये सारी बातें आपको बताएगा। डिटेल में बात करेंगे जब चैप्टर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। लीज अकाउंटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रांच में से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। इंश्योरेंस क्लेम सबसे पहला चैप्टर ये आपका मैं ये स्टार्ट करूंगा, बट पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या सारी चीजें। अभी तो इसके बारे में डिटेल बात करूंगा ही मैं, कि इंश्योरेंस क्लेम का मतलब ये हो गया कि हम अपनी लाइफ में बहुत टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आपकी असेट्स के रिगार्डिंग कार इंश्योरेंस हो गया, या कोई भी प्रकार का आपने मकान का इंश्योरेंस करवा रखा है, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। यहां पर हम उसी इंश्योरेंस पॉलिसी को डिस्कस करेंगे जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेट करती है। तो बिजनेस से रिलेट करने वाली जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो दो टाइप की होती है, एक स्टॉक पॉलिसी होती है और एक प्रॉफिट पॉलिसी होती है। क्या बातें हैं वो अभी मैं कल से चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तब इसके बारे में डिटेल बात करूंगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन। हायर परचेज का मतलब क्या होता है? हायर परचेज का मतलब होता है जब मैंने कोई असेट या कोई गुड्स रेंटल बेसिस, सॉरी, हायर बेसिस पर परचेज करें। हायर बेसिस का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपने कोई कार इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर परचेज करी और आपने एक डाउन पेमेंट किया और फिर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पर उसका कंप्लीट पेमेंट करेंगे। तो एक्चुअल ओनरशिप उस असेट के रिगार्डिंग आपको कब ट्रांसफर होगी? जब आप उस असेट से रिलेटेड सभी प्रकार की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देते। तो जब आप किसी भी असेट से रिलेटेड सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे, तब आपके पास असेट ट्रांसफर मानी जाएगी। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई कार परचेस करी, तो मैं किसी कार डीलर के पास जाऊंगा, तो वो कौन हो गया? हायर वेंडर हो गया। मैं कौन हो गया? हायर परचेजर हो गया। तो हायर वेंडर अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेगा? मैं अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करूंगा? मान लीजिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर के मैंने इंस्टॉलमेंट पेमेंट देने से मना कर दिया, तो वेंडर क्या करेगा? मेरी कार को उठा करके ले जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रीपोजेशन। तो कुल मिलाकर के जब आप किसी असेट को हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर खरीदते हैं, तो बेचने वाला व्यक्ति और खरीदने वाला व्यक्ति दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग किस हिसाब से की जाएगी, वो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको डिस्क्राइब करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। इसके बाद आपका सेक्शन आता है सेक्शन एफ, जो कि है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में देखिएगा, इंट्रोडक्शन है गाप का, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कवरेज ऑफ इंड एस, एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप। कोई ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, बस थ्योरी दे रखी है, ठीक है ना। इंड एस बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में नहीं बताया हुआ है, वो आपको बाद में जाकर के पता लगेगा, थ्योरी बतानी है बस। इसके अलावा देखिए बोलता है स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद कंपैरेटिव प्रोविजन अंडर इंड एस। मैंने आपको बताया कि भारत में जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उनको रिप्लेस किससे किया जा रहा है? इंड एस से रिप्लेस किया जा रहा है। तो एकदम से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म नहीं किए जा सकते, इंड एस को एप्लीकेबल होते होते समय लगेगा।
तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंपैरिजन मैं आपको एक पर्टिकुलर इंड एस से समझाऊंगा कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को खत्म करके जो नया इंड एस लाया जाएगा उसमें पहले तो पुराना पता होना चाहिए, फिर उसमें कुछ कमियां होंगी जिनको इंड एस में सुधारा गया होगा, तो वो नई चीजें क्या इनकॉर्पोरेट की गई हैं तब आपको पता चल पाएंगी। तो पहले आप पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, फिर उसमें क्या कमियां रह गई वो पढ़ेंगे, फिर उसमें कमियों को सुधार करने के लिए नए इंडेस में क्या इनकॉर्पोरेशन लाया गया है वो पढ़ेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, अब इसमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहला है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी AS1, फिर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का AS10। आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा है? डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले कौन सा हुआ करता था? 6 हुआ करता था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को अब खत्म कर दिया गया है और डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग मर्ज कहां कर दी गई है? AS10 के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर मर्ज कर दी गई है। तो यानी कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग अब AS6 में नहीं पढ़ी जाती, कहां पढ़ी जाती है? AS10 में। इसके बाद है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS11। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के अंदर चेंज कैसे आते हैं, उससे किसी भी बिजनेसमैन को फायदा नुकसान कैसे होता है, AS11 आपको बताएगा। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात को ध्यान से। सपोज मैंने किसी फॉरेनर को या अमेरिकन किसी कस्टमर को 10 लाख रुपए का माल सेल किया, ठीक है ना। सपोज मैंने बोला $10,000 का माल सेल किया। अब वो मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर बंदा 3 महीने के बाद पेमेंट करेगा। आज डॉलर की कीमत कितनी चल रही है? सपोज मैंने बोला 80 रुपए की डॉलर की कीमत चल रही है। तो मेरे दिमाग में इमेजिनेशन क्या बनेगी कि साहब $10,000 का माल बेचा है, 80 रुपए डॉलर की कीमत चल रही है। आज अगर मुझे उससे पैसा मिलता तो कितना मिलता? 8 लाख रुपए मिलता। बट वो मुझे पेमेंट आज ना करके कब करेगा? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद डर किस बात का है कि अगर डॉलर की कीमत गिर गई, सपोज 80 रुपए से 70 रुपए रह गई, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? 7 लाख रुपए मिलेगा। 1 लाख रुपए का क्या हो जाएगा? नुकसान। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर कोई भी प्रकार का चेंज आएगा जिस वजह से कोई भी फायदा या नुकसान अगर आपको देखने को मिलता है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए वो आपको ये AS11 समझाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट AS12, गवर्नमेंट से कोई भी प्रकार की सब्सिडी या बेनिफिट्स या ग्रांट किसी भी बिजनेसमैन को किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस सेटअप पर दिया जाता है, तो उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है ये आपको चैप्टर बताएगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका बोरोइंग कॉस्ट, AS16। बोरोइंग से आप क्या समझते हैं? कोई अमाउंट ऑफ आपने अपने बिजनेस के लिए लोन के रूप में लिया, अब बोरो करके आप लाए हैं तो उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? तो अगर आप कोई पैसा बैंक से लोन लेकर के आते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगी? कॉस्ट। अब इस इंटरेस्ट कॉस्ट को बोरोइंग कॉस्ट के अंदर किस तरीके से पढ़ा जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बाद में जाकर के पढ़ेंगे जब ये आएगा। आखिरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम के ऊपर दिया जाने वाला टैक्स की अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको बताएगा। ये भी बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताए। कुल मिलाकर के ये आपका पूरा सिलेबस आपका खत्म होता है। तो ये सारे चैप्टर आपको सेक्शन F तक आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। अब बात ये आती है कि सर इस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अंदर कई सारे टॉपिक तो हमारे पढ़े हुए हैं, बहुत सारे नए हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं। मैं सबसे पहले आपको वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं, यानी नए टॉपिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। और सब टॉपिक जितने भी मैं पढ़ाऊंगा, चाहे वो आप पहले पढ़ के भी आए हैं, सब एडवांस लेवल पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। जब पढ़ेंगे अपन तब आपको बातें समझेंगे। हर चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैं उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिंक करते हुए पढ़ाऊंगा। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या सारी बातें लिखी गई हैं जिससे ये पर्टिकुलर चैप्टर बना है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है क्या आपको मेरी? चलिए, इसके बाद अब हम आगे की बात करते हैं, देखेंगे उसको।
तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं कोर्स कवरेज की। देखिएगा, कोर्स कवरेज में मैं आपके सामने बात करूं तो क्या सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं वो आपको समझा देता हूं। आपको यहां से ज्ञान सागर क्लासेस पब्लिकेशन की एक बुक मिलेगी। उस बुक के अंदर मैंने बनाया कैसे है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे आपको कवरेज पता चलेगी। सिलेबस 2022 सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, जितने भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में हैं, सारे क्वेश्चन मैंने उस बुक में डाल रखे हैं। पहली बात। दूसरी बात, पास्ट एग्जाम 2012 सिलेबस, 2016 सिलेबस, अब तक के जितने पेपर हुए हैं सबके क्वेश्चंस मैंने उसमें पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से एक हेड बना रखा है मैंने। उसमें क्या करा हुआ है मैंने, कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 2016 सिलेबस में थे और 22 सिलेबस में भी हैं, वो कॉमन क्वेश्चन हो गए, तो 2022 सिलेबस में तो आ गए वो। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं डाले गए हैं, 2022 सिलेबस में नहीं डाले गए हैं, मैंने उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में ले लिया। 2012 सिलेबस के भी ले लिए, 16 सिलेबस के भी ले लिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट की साइट पर आज तक जो भी एमटीपी आरटीपी अपलोड हुई है उनके सारे क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट कर लिए। कुल मिलाकर के जो बुक मैंने आपको अगर दी है, अगर आप इस बुक के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी कंप्लीट कवरेज हो जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जनरली बच्चा क्या करता है, सिलेबस 2022 की बुक तो कर लेता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम पर क्या करे वो, तो वो आरटीपी ढूंढता है, एमटीपी ढूंढता है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन के लिए स्कैनर खरीदता है। कुछ नहीं खरीदना, इस बुक में सब डाल दिया है मैंने, ठीक है ना। विद इजी कंसेप्ट नोट्स के साथ डाला हुआ है। हालांकि मैं आपको जब क्लास में पढ़ाऊंगा तो सारे नोट्स मैं आपको कॉपी में लिखवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो कुछ छूटेगा नहीं, सब कुछ मैं सॉल्व करवाता हूं चलूंगा। लेकिन बुक में भी इजी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे नोट्स को मैंने मेंशन कर रखा है, आपको मिलेगी तो आप उसको देख सकते हैं, या पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करवा दूंगा आज, तो आप उसको देख भी पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने कवरेज जो है आपके स्टडी मटेरियल की रखी है। इसके अलावा पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैंने आपकी आरटीपी रिवीजनरी टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ये मैं उन पेपर्स की बात कर रहा हूं जो सीएमए इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, उन पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा ओल्ड सिलेबस के ऐसे क्वेश्चन जो न्यू सिलेबस में नहीं डाले गए हैं, मैंने वो भी शामिल किए हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम एग्जाम के पेपर पैटर्न की। तीसरा पॉइंट जो है आपका, वो है आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न। एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपका सबसे पहले तो है एक सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर एक तो आएंगे आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन, एक आपके पास आएंगे ट्रू एंड फॉल्स, और एक आपके पास आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ये सेक्शन आपका मैंडेटरी होगा, मतलब आपको इसको अटेम्प्ट करना ही करना है। अब इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं एमसीक्यू क्वेश्चंस की। एमसीक्यू क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का आएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 12 देखने को मिलेंगे। तो टोटल 12 मार्क्स की कवरेज आपकी जो है एमसीक्यू क्वेश्चन से होगी। दूसरा है आपका ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, टोटल 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार से टोटल 7 मार्क्स की कवरेज आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखने को मिलेगी। इसके बाद तीसरा सेक्शन जो है वो आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स में हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, 6 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, तो टोटल 6 मार्क्स की कवरेज आपको यहां देखने को मिलेगी। इस प्रकार से 25 मार्क्स आपके जो हैं वो कवर होंगे सेक्शन ए से। ये मैंडेटरी होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद रिमेनिंग कितना रह गया पेपर आपका, 75 मार्क्स।
100 में से 25 नंबर तो यहां कवर हो गए, 75 नंबर बचे। अब देखिए उसके लिए आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी, सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। क्या बात बोली मैंने? 7 में से कोई से भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आगे देखें, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का होगा। तो अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो 15 मल्टीप्लाई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो कितने मार्क्स हो गए? 75 मार्क्स की कवरेज आपको यहां देखने को मिलेगी, जो कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपका आता है। अब सवाल क्या है, क्या सर 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आप 15 नंबर का कह रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन क्या 15 नंबर का आएगा? नहीं, एक क्वेश्चन आपका आएगा सपोज 8 नंबर का, दूसरा आएगा 7 नंबर का। इसका मतलब ये 5 क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे वो भी मैं बता देता हूं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन आपका आया, वो एक क्वेश्चन हो गया 8 मार्क्स का, एक क्वेश्चन हो गया 7 मार्क्स का। कितने नंबर का हो गया टोटल? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आया आपका 10 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आया 5 नंबर का। कितने कवर हो गए? 15 नंबर। इसी प्रकार से मान लीजिए एक तीसरा क्वेश्चन आया जिसमें पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आया, एक 5 मार्क्स का आया, एक 5 मार्क्स का आया। 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए कैसे भी फ्रेमिंग कर सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? अगर कोई क्वेश्चन 15 मार्क्स का आ गया तो उसके चांसेस कौन कौन से चैप्टर में से बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, पार्टनरशिप में से बन सकता है, एनपीओ के चैप्टर में से बन सकता है, तो ये ब्रांच के उसमें बन सकता है टॉपिक में से। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिसके अंदर इतना डिफिकल्टी या इतना लेवल बनेगा जो कि 15 मार्क्स को कवर भी करेगा, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको बताई है। तो ये माने आपको बात बताई सबसे पहले, उसके बाद एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में। इसके बाद मैं बात करता हूं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। तो जितना टाइम अवेलेबल है 2 मिनट में इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का मतलब मेरा बताने का सिर्फ 2-3 बातें हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको समझना है। हमेशा से मैं हर क्लास के अंदर बच्चों को बोलता हूं, सीएमए एग्जाम को पास करना या किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम को पास करने के 3 रूल हैं। वो 3 रूल मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये 3 रूल आप फॉलो कर लेते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीएमए पास कर सकते हैं। पर ये 3 रूल को फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। वो 3 रूल क्या क्या है वो मैं बता रहा हूं। पहला है क्लास को रेगुलर अटेंड करना। क्लास को स्किप नहीं करना है, रेगुलर अटेंड करना है। मुझे पता है कि आपको रिकॉर्डेड फैसिलिटी मिल रही है। कई बच्चे सोचेंगे साहब आज क्लास में नहीं जाते, रिकॉर्डेड क्लासेस से देख करके अपना बैकअप कंप्लीट कर लेंगे। पर ये एक आदत आपके अंदर खराब बन जाएगी एक समय के बाद, और वो आपको आज नहीं तो कल नुकसान देगी। तो आपको क्लास रेगुलर अटेंड करना है, जब तक कोई बहुत नेसेसरी आवश्यकता नहीं पड़ती छुट्टी लेने की, तब तक नहीं करनी है। जुकाम लग रहा है, खांसी लग रही है, कोई बुखार की कैटेगरी में नहीं आता। बुखार की कैटेगरी में उसको डिस्क्राइब करता हूं जो आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, और वो एक दिन होता है बस। दूसरे दिन आपका शरीर टूट रहा होता है, लेकिन तबीयत ठीक होती है, आप आ सकते हैं। बुखार का पीरियड होता है 3 दिन का, हम लोग उसको 5 दिन बना देते हैं, हमको बुखार है। पर एक्चुअली बुखार होता है 1 दिन का, दूसरे दिन आप क्लास में आ सकते हैं। तो बहुत नेसेसरी आवश्यकता हो तब छुट्टी लेनी है, अदरवाइज छुट्टी नहीं लेनी है। तो पहले तो क्लास रेगुलर अटेंड करना। दूसरा, नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करने हैं। कॉपी जो मैं आपको बनवाऊंगा, हर सब्जेक्ट में जो बनवाई जाएगी, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है। कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करता हूं, सारे मैं कंसेप्ट आपको लिखवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व कराऊंगा सिस्टमेटिक तरीके से। हर क्वेश्चन को विद वर्किंग नोट के साथ आपको नोट करना है।
अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी क्या बोलती है कि आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, तो 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आप उसको भूल जाएँगे। जब तक उसका रिवीजन नहीं होता, एग्ज़ाम टाइम पे जाके रिवीजन नहीं करते, जब तक वो याद नहीं रहता है। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन और टेस्ट होना ज़रूरी है, तब वो चीज़ रिटेन रहेगी। और जब आप एग्ज़ाम में जाके रिवीजन करते हैं, तब बहुत ज़रूरी ये बात हो जाती है कि आपको वो पर्टिकुलर चैप्टर कॉपी के अंदर सिस्टमैटिकली लिखा होना चाहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ताकि आप उसको गो थ्रू कर सको। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पर? तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको क्या बता दिया कि आपको नोट्स प्रॉपर मेंटेन करने हैं। क्लियर हो गई बात? तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको क्या बोल रहा हूं? टेस्ट देना। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट। जितने भी क्लास टेस्ट लिए जाते हैं वो सारे देने हैं। कंप्लीट कोर्स हो जाने के बाद कंप्लीट कोर्स की जो टेस्ट सीरीज होगी वो भी आपको देने हैं। ठीक है ना? टेस्ट अगर आपने स्किप कर दिए, काम खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने क्या बोले? क्लास रेगुलर अटेंड करना, नोट्स प्रॉपर मेंटेन करना और टेस्ट सारे देना। हालांकि सुनने में आसान लगते हैं, पर मुश्किल चीजें हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं। ये कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है अगले 9 महीने तक। 9 महीने तक अगर ये कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर कर लोगे आप। और कहीं भी कंटिन्यूटी टूटती है, चांसेस कम होते जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, चांसेस कम होते जाएंगे पास होने के। इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हम इसके बाद आगे की कहानी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वहां से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, धन्यवाद।